हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी है, पर हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया और जितनी बार भी हम पढ़ते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। बार बार क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे कि चैप्टर कितना प्रिपेयर है और कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें दोबारा रिवीजन की ज़रूरत है। एक क्विक रिकैप करेंगे चैप्टर का, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उसके बाद देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ साथ चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करना है, और जब हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे तो आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है और देखना है कि मेरे आंसर्स और आपके आंसर्स में कितना वेरिएशन है या कितनी सिमिलैरिटी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम कि केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब तो पता है ना, कंबाइन करना, दो चीज़ों का साथ आना। हम ड्रेस का कॉम्बिनेशन देखते हैं, हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आइसक्रीम के साथ में रसगुल्ला अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दो चीज़ें एक साथ आना। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ दो एलिमेंट्स साथ आके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ आके उन्होंने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ बुकिश एग्जाम्पल्स हैं। जनरल एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोज कर जाना। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो बायो मटीरियल्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स या डिकेड पार्ट्स, वो जब मिट्टी में जाते हैं तो कुछ समय के बाद डिकम्पोज कर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी हो गई, जहाँ पे हमारा एक एलिमेंट है वो डिकम्पोज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना, एक को अब उसकी जगह से हटा के उसकी जगह किसी दूसरे को ला देना, इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे तुम हमेशा से अपनी क्लास के मॉनिटर बनते आए हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी क्लास में कोई नया अच्छा बच्चा आ जाएगा वो क्या करेगा, तुम्हें डिस्प्लेस कर देगा, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा देगा। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंक और कॉपर सल्फेट। सल्फेट के साथ में पहले तो कॉपर लगा हुआ था, कॉपर की फ्रेंडशिप थी, लेकिन जैसे ही जिंक आया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट ने क्या किया, कॉपर का साथ छोड़ के जिंक का साथ पकड़ लिया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। तो यहाँ जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें ये पता होना चाहिए, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। दो कंपाउंड्स हैं, अपने आयन एक्सचेंज करेंगे और कोई नया कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या होता है, पानी लो एक बीकर में या एक ग्लास में और उसमें बालू डालो और उसे खूब अच्छे से स्टर करो, बहुत देर तक चलाओ, चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद क्या होगा, वो बालू धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। तो जो नीचे बैठ गया वही क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट है। तो ऐसी सारी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होगा क्या, नहीं होगा, तभी नीचे बैठेगा। तो जहाँ भी ऐसा कोई भी इनसॉल्युबल कंपाउंड बना जो नीचे सेटल हो गया, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। एनर्जी के बेस पे कितने तरह की होती है रिएक्शंस, एनर्जी के बेस पे रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो अंदर आना, यानी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। और एक्सो मतलब बाहर, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन के बाद हमें एनर्जी मिल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी के बेस पे कितने तरह की रिएक्शंस हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल ये रहा,
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझे, कार्बन का सोर्स क्या है, वुड, लकड़ी जलाते हैं हम, हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरी तरफ ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देंगे, इसका साइन क्या है कि हमने हीट प्रोवाइड की, हमने बर्नर जलाया, उस पर अपना कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल रखा, तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनर्जी के बेस पर रिएक्शन समझ में आ गई, दो तरह की होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी मिल रही है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और अगर हमारी तरफ से एनर्जी खर्च हो रही है, हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन कराने के लिए, तो रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। इसके बाद आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी पीछे हमने जहाँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की थी, वहाँ हमने बात की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हमारे पास एक प्रोडक्ट या एक कंपाउंड था पहले से, रिएक्शन के बाद वो डिकम्पोज कर गया, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में, या जिनसे मिलकर बना था उन कंस्टिट्यूएंट्स में टूट गया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो गया, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वाटर क्या हुआ, डिकम्पोज कर गया अपने कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलकर वाटर बना था, दोनों कंपोनेंट्स में अलग अलग टूट गया। अब कितनी तरह से डिकम्पोजिशन हो सकता है देखते हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मामीटर क्या नापने के लिए इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब टेम्परेचर के बेस पे डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो किसकी वजह से होगी, टेम्परेचर की वजह से। कैसा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जब हम बहुत हाई टेम्परेचर देंगे तो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, अब भी हमने पीछे देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो अपने कंपोनेंट्स में वो टूट गया। अब ये दो तरह की रिएक्शन हो गई, हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, कंपोनेंट्स में टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल के बाद नेक्स्ट क्या आता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल, फोटोन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, फोटोन का मतलब होता है लाइट। कौन सी लाइट, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी लाइट है यूनिवर्स में, सनलाइट। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होंगी, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी। अब अगर सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। अब सिल्वर क्लोराइड का कंपोनेंट क्या क्या है, सिल्वर और क्लोरीन, तो क्या दे देगा, सिल्वर भी दे देगा अलग और क्लोरीन दे देगा। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर और ब्रोमीन, या सिल्वर आयोडाइड है तो सिल्वर और आयोडीन। क्या याद रखना है, सिल्वर हैलाइड AgCl, AgBr, AgI, जहां भी सिल्वर आएगा वो कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी हमारी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। तीसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक क्या समझ में आया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, करंट वर्ड हुआ। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कौन सा, जिसमें करंट अप्लाई होता है। जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो वहां पे कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। वाटर में अगर आप करंट पास करोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी तरह की देखी हमने, 3 तरह की। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल हीट, थर्मोमीटर से याद रखना है। दूसरी चीज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब लाइट, कौन सी लाइट, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फोटोकेमिकल। और एग्जाम्पल के लिए क्या याद रखना है, सिल्वर, जहां भी सिल्वर आएगा वो हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और तीसरा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक का मतलब करंट, करंट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और इसका एग्जाम्पल है वाटर का डिकम्पोजिशन। ये बात हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। अब
बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। बहुत सुना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, पता भी है, सिर्फ एक रिवीजन लेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ भी कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो वहाँ हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा हो। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हो तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब कि अगर आपके पास सोडियम है और इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बन गया तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या समझ में आया, ऑक्सीजन ऐड होगा तो भी कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। सेकेंड कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए तो भी हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। और तीसरा और सबसे इजी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर दिए तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कौन सी कैटेगरी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन। अब अगर ऑक्सीडेशन पता है तो उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन होगा। देखो कैसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या थी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या था, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बना लिया तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिडक्शन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन का एडिशन, इसका मतलब रिडक्शन। तो ये बात किसकी हो गई, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। इसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट बताया था ना, मोर रिएक्टिव स्पीशी आई और उसने लेस रिएक्टिव स्पीशी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितनी तरह की होती है, पहली है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक ही एटम डिस्प्लेस हुआ है। कैसे, मैग्नीशियम था, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन की, इस कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया और खुद जा करके अटैच हो गया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया और कॉपर बना लिया। एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है ना, केवल कॉपर डिस्प्लेस हुआ और कॉपर की जगह मैग्नीशियम लग गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो एटम या दो एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। कैसे, NaCl और AgNO3, एक तरफ आपके पास NaCl है और एक तरफ AgNO3 है। अब देखो क्या होगा, Na सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, Na क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर की जगह पे जाके सोडियम लग जाएगा, तो ये NaNO3 बना लेगा। ये रहा, अगर आपके पास एग्जाम्पल था NaCl प्लस AgNO3। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, एक बार इस क्लोरीन के पास सिल्वर लग गया जो उसके पास नहीं था, और दूसरी बार इस नाइट्रेट के पास सोडियम लग गया, तो दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की। अब पोजीशन चेंज करने में जब दो लोग इन्वॉल्व हो गए तो उसे हमने क्या कह दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा AgCl, क्रॉस कनेक्ट कर दो, और दूसरा बन जाएगा NaNO3। जब डिस्प्लेसमेंट में एक मेंबर इन्वॉल्व था, एक ही मेंबर इन्वॉल्व था ना, कॉपर या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कॉपर का एक पेयर इन्वॉल्व था, तो हमने बोला सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, एक तरफ सोडियम डिस्प्लेस होके लग रहा है,
दूसरी तरफ सिल्वर ने भी उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली जहाँ सोडियम ने जगह खाली की थी। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गई, दो तरह की, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब दो एडिशनल टाइप की रिएक्शन देखेंगे। एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ ना हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं ना लोग, बायस्ड ही नहीं होते, ना इसकी तरफ से बोलेंगे ना उसकी तरफ से बोलेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम कि ये तो न्यूट्रल है। अब केमिस्ट्री में कैसे डिसाइड होगा न्यूट्रल? पीएच की स्केल बना लो, ये पीएच की स्केल है, यहाँ पे पीएच 7 है, इस तरफ एसिड है और दूसरी तरफ बेस है। ये जो pH 7 है ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ना ही ये एसिड की तरफ है और ना ही ये बेस की तरफ है। अब अगर हमें 7 तक पहुंचना हो तो क्या करेंगे? मान लो हमारे पास 3 pH का सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, 3 एसिडिक है, तो हम उतना बेस डालते जाएं कि इसकी एसिडिटी खत्म हो जाए और ये कहाँ पहुंच जाए, न्यूट्रल तक पहुंच जाए। अगर एसिड और बेस को ऐसे मिलाते चले जाएं कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, कैसे समझोगे इस बात को? एसिड के पास क्या होता है, H+ होता है, बेस के पास क्या होता है, OH- होता है, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, वाटर बना देते हैं, जो कि न्यूट्रल होता है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा एसिड है जिसमें 7H+ है, तुम चाहते हो कि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, तो तुम क्या करोगे, उतना बेस डालोगे जो 7OH- रिलीज करे, ताकि ये 7 और 7 एक दूसरे से कैंसिल होके क्या बना ले, वाटर बना ले। अब ना पॉजिटिव बचा ना नेगेटिव बचा, क्या बचा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये एसिड है H2SO4, ये बेस है NaOH, सॉल्ट क्या बन गया, Na2SO4 एक सॉल्ट बन गया और साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट अभी अभी बताया था मैंने, क्या होता है, अगर कोई भी सॉल्वेंट या लिक्विड से वाटर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम वाटर ही ले लेते हैं और उसमें सॉल्ट मिक्स करें, बहुत सारा सॉल्ट मिक्स करें, वो मिक्स होता चला जाएगा, कभी भी उसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन अब उसी पानी में अगर हम बालू डाल दें थोड़ी सी और उसको बहुत देर तक शेक करें, बहुत देर तक मिक्स करें, तो क्या वो मिक्स होगी, वो कभी भी मिक्स नहीं होगी। क्या करेगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी बीकर में या ग्लास में, आपके बर्तन में क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी, किसकी तरह, प्रेसिपिटेट की तरह। तो ऐसी सारी रिएक्शंस जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रहा उसका एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट है, यहाँ पे रिएक्शन हुई है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्या बन गया, लेड आयोडाइड। और ये जो डाउनवर्ड्स का एरो होता है ना, यही दिखाता है प्रेसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। ये अगर एरो कहीं भी बना है और आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है तो आप क्या बताएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रहा उसका एक एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। ये सारी की सारी क्या है, हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब दो चीज़ें और देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ ली हमने। ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में कोई एप्लीकेशन है क्या? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहला है कोरोजन। कोरोजन के बारे में बहुत सुना होगा, जंग लग जाती है, लोहा जैसे हमारे घर में बालकनी होती है उसमें क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद जंग लग जाती है, या ताला होता है उसमें जंग लग जाती है। तो ये जो लोहे में एयर और मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से कोरोजन हो जाता है, ये क्या फिनोमेना है, एक ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है। इसके अलावा सिल्वर ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं ना, घर में पायल पहनती हैं लेडीज़, रिंग पहनते हैं लोग, ईयरिंग्स पहनते हैं, कुछ समय के बाद वो ग्रे हो जाती है। किसकी वजह से ग्रे हो जाती है? ये जो एयर और मॉइस्चर और ऑक्सीजन है इसकी वजह से क्या होता है, उसमें कोरोजन हो जाता है। तो मेटल्स में ऑक्सीजन की वजह से, स्पेशली कौन से मेटल्स, आयरन और सिल्वर, इनकी वजह से क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोजन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका,
रैंसिडिटी। ऑयली फूड जो हम रखते हैं, जो हमारा ऑयली फूड होता है उसमें एक ग्रीन टेक्सचर आ जाता है या कभी कभी ओडर आने लगती है, एक बुरी सी स्मेल आने लगती है। अगर आप किचन में बहुत दिनों का तेल रख दो या तेल से बना हुआ खाना रख दो, वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जब ऑक्सीडेशन मेटल में हुआ, लोहे में हुआ या सिल्वर में हुआ, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, कोरोजन का नाम दे दिया। वही ऑक्सीडेशन जब ऑयल्स में हुआ, फैट में हुआ, हमारे खाने में हुआ, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया, रैंसिडिटी। बाकी हैं दोनों ऑक्सीडेशन ही। तो ये आपका क्या है, रैंसिडिटी का एग्जाम्पल है और ये है आपका कोरोजन का एग्जाम्पल। अगर आपको कोरोजन से अपना मेटल बचाना है तो आप क्या करेंगे, आयरन को पेंट करके रखो। आयरन के ऊपर पेंट कर दोगे तो आयरन एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, कोरोजन नहीं होगा। इसके अलावा अगर फूड से रैंसिडिटी निकालनी है तो क्या करो, अपने खाने को फ्रिज में रखो, एयर टाइट पैकेट्स में पैक करके रखो, उसकी वजह से भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर रैंसिडिटी और कोरोजन दोनों को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पे रैंसिडिटी हो सकती है उस खाने को या जिस पे कोरोजन हो सकता है उस मेटल को, अगर हम एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से कट कर दें तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हमारा मेटल भी सेफ बच जाएगा और हमारा फूड भी सेफ बच जाएगा। ये बात थी ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ की। तो चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया, हमें चैप्टर समझ में आ गया, हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी थी, एक बर्ड्स रिव्यू हमने दे दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी, साथ में आपको अपनी कॉपी में अपना आंसर लिखना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर कितना सही है, कितना गलत है और क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following correctly represents a balanced chemical equation? Balanced equation क्या होती है, जहाँ पे रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना, कि जितने ना ही हम कोई भी मास या कोई भी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम 2A लेकर चले हैं तो प्रोडक्ट की साइड भी हमें 2A मिलने चाहिए, वो भले ही किसी भी फॉर्म में मिले, वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ज़रा मेरे साथ साथ बैलेंस करो। प्रोडक्ट की साइड से शुरू करें, Fe3, अब इधर 3 आयरन है। अब हम रिएक्टेंट की साइड क्या ढूंढेंगे कि 3 आयरन होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे एक ही आयरन है, यहाँ पे क्या है, 3 आयरन है। ठीक है, तो ये तीनों ही आयरन के टर्म्स में बैलेंस्ड है। आयरन के बाद अब बात क्या करेंगे, ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है। अब हम क्या ढूंढेंगे, 4 ऑक्सीजन, 4 × O। अगर 4H2O लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। स्टोइकोमेट्री से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, ये भी बात सही है। इसके बाद क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं। अब Fe3O4 के बाद क्या बचा, हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है। 4 2 जा 8, अगर आपके पास लिखा है 4H2 तो कितने H हैं, 2H है और उनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4 से, यानी कि 8 हाइड्रोजन है। तो अब हमें क्या ढूंढना है, रिएक्टेंट साइड 8 हाइड्रोजन ढूंढने हैं। यहाँ भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन बैलेंस होगी, क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, क्या नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आपका भी आंसर बी करेक्ट था, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is it important to balance a skeletal chemical equation? केमिकल इक्वेशन को हम अगर बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं, इनमें से कौन सा लॉ है जो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना ही किसी मास को आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी बात को प्रूव करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये 2023 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन है
इसमें आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, y की वैल्यू पता चल जाएगी और z की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए साथ में बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को और देखते हैं इसके बाद हमारी x, y और z की वैल्यूज क्या आती हैं। क्या इक्वेशन है? Pb NO3 का होल ट्वाइस, हीट करने पे क्या दे रहा है? PbO प्लस NO2 एंड प्लस ऑक्सीजन। कहाँ कहाँ स्टोइकोमेट्री है? एक यहाँ है रिएक्टेंट की साइड और दो यहाँ है प्रोडक्ट की साइड। मतलब इस ऑक्सीजन का नंबर तो क्या है? कांस्टेंट है। चलो सबसे पहले देखते हैं कैसे शुरू कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 नाइट्रोजन है, N इंटू 2। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों साइड क्या हो गए? बैलेंस हो गए। तो हमें एक ऑप्शन तो मिल गया कि हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे एक थर्ड आंसर 2 आ सकता है। अभी और आगे चलते हैं। अब बचा ऑक्सीजन। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, यहाँ पे क्या है? 2 2 जा 4 इंटू 2 6 ऑक्सीजन इस तरफ भी है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी क्या आ रहे हैं? बैलेंस आ रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे स्टोइकोमेट्री की जगह खाली है और 1 नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम जरा 2 लगा के देखें। 1 हो सकता तो 1 जरूर कर देते, लेकिन अभी 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन में 1 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 हो गया, 2 लेड। यहाँ भी क्या कर देंगे हम? 2 ऑफ लेड। अब जरा काउंट करके देखें हम, अब अपने एलिमेंट्स को काउंट करके देखें। लेड और लेड कितने हो गए? 2 हो गए दोनों साइड, बैलेंस। नाइट्रोजन कितने आ गए? 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड है और यहाँ पे क्या है? 2 नाइट्रोजन है, तो यानी वहाँ पे कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर क्या होगा? 4 होगा। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए 4। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 2 जा 6 इंटू 2, दैट मीन्स 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, यानी कि अब हमारी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या निकल के आई? 2 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो हमने क्या सीखा? बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को, जिसका एक क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, ये हमने प्रेसिपिटेशन इक्वेशंस जहाँ पे पढ़ी थी वहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल स्टडी किया था। इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट्स, मतलब क्या बन रहा था? यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा था। हमें क्या चाहिए इसके लिए? एक केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, उससे क्या मिलता है? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। सब में वही बात लिखी है। करेक्ट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें क्या पता करनी है यहाँ पे कि बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है, और ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे हम? बैलेंस देखेंगे जरा। एक लेड है, यहाँ भी एक लेड है, Pb का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। K भी एक है, Ki भी एक है और NO3 भी एक है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है, क्योंकि PbI2 फॉर्म करता है। Pb के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 और I के ऊपर -। तो जब ये फॉर्म करेंगे तो क्या बनाएंगे? PbI2। ये होता है लेड आयोडाइड। तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? PbI2 बनेगा। तो आयोडीन जब इधर 2 हैं तो इधर भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इधर 2 आयोडीन करने के चक्कर में पोटेशियम 2 हो गए, तो इधर भी पोटेशियम 2 कर दो। अब सब कुछ बैलेंस है। अगर हम इक्वेशन बी को ध्यान से देखें तो सारी चीजें बैलेंस हैं। क्या है? 2Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उससे हमें? PbI2 प्लस 2KNO3। अब जरा कंपेयर करो। लेड का एक मॉलिक्यूल, इधर भी एक मॉलिक्यूल, पोटेशियम 2 2K, आयोडीन भी 2,
नाइट्रेट कितने, 2, नाइट्रेट भी 2। तो ये इक्वेशन पूरी तरह से क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का करंट रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। पहले पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। एजेंट का मतलब कोई काम करके देने वाला, एजेंट वही होता है ना जो कोई काम करके देता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर देगा, और जब वो किसी दूसरे को रिड्यूस करने जाएगा तो खुद कैसा बन जाएगा, ऑक्सीडाइज बन जाएगा। तो अगर आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दी हुई है Na प्लस वाटर। अब जरा Na को ऑब्जर्व करो सबसे पहले कि क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ या ये रिड्यूस हुआ। Na के पास OH आके लग गया, यानी O लग गया, और ये जो वाटर था आपके पास, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका तो रिडक्शन हो गया क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन किसने किया होगा, जो इसके साथ था। इसके साथ कौन था, सोडियम। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, सोडियम काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। अगर हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे, कौन सी गैस मिलने की उम्मीद है हमें, इन सब में से क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, साथ में कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। NO3 है तो कौन सी गैस देगा, NO2 गैस देगा। ये कैसी गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। ऑप्शन कौन सा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ये भी 2023 में आया हुआ MCQ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट। अब हम फिर से क्या हीट कर रहे हैं, नाइट्रेट। अभी कॉपर नाइट्रेट हीट किया, अब क्या हीट करने जा रहे हैं, लेड नाइट्रेट हीट करेंगे। तो फिर से हमें कौन सी गैस मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अभी हमने डिस्कस किया था इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्यूम्स ऑफ ब्राउन कलर, ऑप्शन नंबर डी। A student notices her jewelry turned dull and had grey। अगर किसी स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी सिल्वर की ज्वेलरी है और वो ग्रे हो गई है, कैसी हो गई है, ग्रे हो गई और डल हो गई है, तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन देखो, डस्ट डिपॉजिटेड, उसके ऊपर धूल जम गई है, ज्वेलरी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर मॉइस्चर एसिड्स एंड कोरोड्स, कोरोड्स मतलब कोरोजन हो गया है, पॉलिश वॉज रिमूव्ड आफ्टर वियरिंग फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद उसकी पॉलिश रिमूव हो गई है, या फिर सिल्वर ब्रेक्स ड्यू टू वियर एंड टियर एंड टर्न्स इट कलर चेंज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स के केस में क्या होता है, जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो कोरोजन होता है, जिसकी वजह से उनका कलर डल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A student notices that bread kept out has a green coating। अभी पीछे क्या मेटल का एग्जाम्पल था, नेक्स्ट ये किसका क्वेश्चन आ गया, ब्रेड का क्वेश्चन आ गया। अब उसने क्या देखा कि उसके किचन में जो ब्रेड रखी थी उस पर ग्रीन कलर की लेयरिंग आ गई है, वो किसकी वजह से होगी, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से। और उस ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते थे, अपनी कॉपी में आंसर मार्क करो और उसके बाद बताना। ऑयल्स ऑफ ब्रेड ऑक्सीडाइजेज एंड कॉजेज रैंसिडिटी, ब्रेड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड कोरोड्स, oils reduces and causes change, या फिर comes in contact with atmospheric nitrogen and layer deposit over it। फूड के लिए ऑक्सीडेशन में हम कौन सा टर्म यूज करते थे, रैंसिडिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे क्या टर्म दिया हुआ है हमें, रैंसिडिटी का टर्म दिया हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MCQ का। विच स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन आर करेक्ट। अभी आपको एक रिएक्शन दी हुई है, साथ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ये आपको रिएक्शन दी हुई है। पहला स्टेटमेंट क्या है, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। ये रहा HCl और ये रहा Cl2। HCl से Cl2 जाने में उसका हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ये बात क्या है,
सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। अब ये आपका MnO2 है और ये बन गया MnCl2। यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, O2 क्या हुआ, रिमूव हो गया, तो इसका भी क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है और सेकेंड सही है। थर्ड की तरफ चलते हैं। MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnCl2 तो प्रोडक्ट है, क्या वो किसी एजेंट की तरह काम करेगा? एजेंट तो वो है जो रिएक्शन के पहले है, जिसने काम किया, ये तो प्रोडक्ट बन गया। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 गलत। नेक्स्ट क्या है, HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया था, तो एजेंट तो है नहीं। जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है उसने दूसरे को क्या कर दिया होगा, रिड्यूस कर दिया होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत है। अब कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। अब ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है ये हम देखेंगे और फिर अपना करेक्ट आंसर चूज करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या आपको ऑक्सीडेशन हुआ? नहीं हुआ। सेकंड क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिल्कुल सही। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों बातें एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी सही। तो केवल एक स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिकली द रस्ट इज, रस्ट क्या होता है? Fe2O3.XH2O। अगर नहीं लिखा है कहीं भी तो इस बात को नोट कर लो, ये क्या होता है आपका रस्ट का फॉर्मूला। हाइड्रेटेड है, इसके साथ में हाइड्रेटेड यानी पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो हाइड्रेटेड वाले ऑप्शंस पहले देखो कौन कौन से हैं। ये है हाइड्रेटेड और ये भी है हाइड्रेटेड। कौन सा ऑक्साइड होगा? फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या करोगे, कैसे याद करोगे? रस्ट फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। रस्ट क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलता है हर जगह? फेरस। फेरस ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड आपका सही एग्जाम्पल होगा, सही आंसर होगा। तो रस्ट क्या है आपका? फेरिक ऑक्साइड। रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद आगे चलते हैं। Which of the following observation helps to determine that a chemical change has taken place? कोई भी रिएक्शन हुई, कैसे पता चलेगा कि उसमें केमिकल चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज नहीं हुआ है? हम क्या देखते हैं, केमिकल चेंज मतलब कुछ तरह का इरिवर्सिबल चेंज जिसे हम वापस नहीं ला सकते। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि रिएक्शन के बाद टेम्परेचर चेंज हो गया, और क्या हो सकता है? कलर चेंज हो सकता है गैस इवॉल्व हुई हो। तीनों ही चीजें पॉसिबल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज परफॉर्म हुआ होगा। तो ये सेक्शन था हमारा MCQ टाइप, जिसमें क्या थे, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थे जिनमें से हमें सेलेक्ट करना था करेक्ट ऑप्शन। अब हम चल रहे हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। बोर्ड एग्जामिनेशन में साथ में कैसे आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपको 1 या 2 स्टेटमेंट पे अपना आंसर कवर करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है। 1 बाय 1 साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन वर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, आपको बैलेंस करके इसका इक्वेशन लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन इक्वेशन? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होगा? BaCl2 रिएक्ट्स विद
एल्यूमिनियम सल्फेट, किसके साथ रिएक्शन हो रही है? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। और क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये तो हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई, हमें क्या करना था? इसे बैलेंस करना था। तो अब जरा बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। एक बेरियम यहाँ पर है, एक बेरियम यहाँ पे है, तो मतलब बेरियम क्या है? अभी के लिए बैलेंस है। एल्यूमिनियम देखो, 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पे कितना है? 1 एल्यूमिनियम, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। अब जब इसके आगे 2 लगाया तो क्लोरीन की नंबरिंग भी चेंज हो गई। कितने क्लोरीन बन गए? 6 क्लोरीन। 2 × 3, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 3 लगा देंगे। अब क्लोरीन भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। क्लोरीन बैलेंस हुए तो बेरियम बैलेंस नहीं रह गए। कितने बेरियम बन गए? 3। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 बेरियम लगा देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही 3 बेरियम किया, सल्फेट भी कितने हो गए? 3। यहाँ पे कितने सल्फेट हैं? ऑलरेडी यहाँ पे 3 सल्फेट हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के बैलेंस करेंगे तो ईजिली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो सारे अपनी कॉपी में चेक करो, ये आएगी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2AlCl3 एंड 3BaSO4। ये क्या है? आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन रिएक्शन के लिए। ये 2019 में वेरी शॉर्ट आंसर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सजेस्ट 2 मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग होती क्या है? हमने पढ़ा था रस्टिंग, कोरोजन। रस्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। किस पे होता है? आयरन पे। कोरोजन किस पे? कोरोजन ऑफ आयरन। तो अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है तो उसके लिए क्या क्या 2 चीज़ें की जा सकती हैं? पहला क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। अगर हम पेंट कर दें तो आयरन के ऊपर पेंट की लेयर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एयर के कांटेक्ट में आयरन डायरेक्ट नहीं आएगा और कोरोजन नहीं होगा या रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ग्रीसिंग या ऑयलिंग। अगर हम ऑयल की लेयर लगा के रखें या उसकी टाइम पे ग्रीसिंग कर दें तो भी क्या होगा? हमारा आयरन डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? आयरन और एयर के कांटेक्ट को तोड़ देना। इसके लिए हम क्या करेंगे? या तो अपने आयरन पे पेंट की लेयर चढ़ा दें या फिर ऑयलिंग कर दें। ये 2 मेथड जैसे हैं जिसकी वजह से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is respiration considered an exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बताओ पहले कि जब ब्रीथ करते हो क्या कोई एनर्जी देनी पड़ती है उसके लिए? नहीं देनी पड़ती है, बल्कि जब ब्रीथ करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा क्या होता है? ये ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, जो हम खाते हैं फूड में, क्या है? ये ग्लूकोज है। इसकी वजह से क्या मिलता है? और हम सांस लेते हैं तो ये रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन जा रहा है अंदर और हमारे फूड के साथ मिक्स हो रहा है। और हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में थोड़ा वाटर और एनर्जी। हीट और एनर्जी एक ही बात हुई ना? हीट और एनर्जी। एनर्जी क्या हो रही है? प्रोडक्ट की तरह मिल रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखेंगे और साथ में क्या दिखाएंगे कि एनर्जी हमें प्रोडक्ट की साइड मिल रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be observed on placing a copper coin? हमें कॉपर का कॉइन डाल रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी क्या है? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, जो कि है ग्रीन कलर का।
अब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर का सोल्यूशन भरा हुआ है। किसका सोल्यूशन है? फेरस सल्फेट का। आपने क्या किया, उसमें कॉपर का कॉइन डाल दिया या कॉपर का वायर डाल दिया। पता है क्या होगा? कौन सी रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है यहाँ पे? सल्फेट के नाम से जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो कुछ रिएक्शन सुनी थी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या होगा? एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। और क्या डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर आएगा और सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। और कॉपर सल्फेट का कलर पता है कैसा होता है? ब्लू होता है। तो जो सोल्यूशन तुम्हें अभी तक ग्रीन दिख रहा था, उसमें जैसे ही तुम कॉपर का कॉइन डालोगे तुम्हें कुछ ही देर में वो सोल्यूशन कैसा दिखने लगेगा? ब्लू कलर का दिखने लगेगा। तो ये क्या होगा? जब हम फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर डालेंगे तो सोल्यूशन ब्लू दिखेगा। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is observed when solution of potassium iodide is added to a solution of lead nitrate? यहाँ पे क्या हुआ है? पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में। ये रहा लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, साथ में क्या लिया है? पोटेशियम आयोडाइड। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्ट भी हमें खुद ही बताना है और रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। तो क्या करेंगे? PbI2 प्लस KNO3। चलो अब देखते हैं कितना बैलेंस है। लेड बिल्कुल सही, 1 और 1। नाइट्रेट कितने यहाँ पे? 2 हैं, वहाँ पर 1 है तो यहाँ भी हम 2 कर देंगे। पोटेशियम कितने हो गए? अब 2 हो गए तो लेफ्ट साइड भी 2 कर दो। अब यहाँ पे आयोडीन 2 हो गए और यहाँ आयोडीन 2 है। अब जरा सबका एक बार फिर से काउंट करो। 1 लेड 1 लेड, 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम एंड 2 आयोडीन। सो हियर इज 2 आयोडीन। तो ये क्या हो गई हमारी? एकदम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर कैन डिस्प्लेस्ड सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। यानी अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लिखें और उसमें कॉपर डाल दें तो कॉपर तो इसको डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर। लेकिन अगर हम सिल्वर लें और कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन लें तो सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने एक ही कंडीशन डिस्कस की थी कि डिस्प्लेस करने वाला कैसा होना चाहिए? मोर रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ भी वही आंसर लिख देंगे। कॉपर अगर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब कॉपर कैसा है? मोर रिएक्टिव है। और अगर कॉपर मोर रिएक्टिव है तो सोल्यूशन बदलने से उसकी रिएक्टिविटी पे तो चेंज आएगा नहीं। यहाँ भी कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव, और सिल्वर क्या है? लेस रिएक्टिव। तो एक लेस रिएक्टिव इंसान कभी भी किसी मोर रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ भी क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। इसका आंसर क्या होगा? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 2023, 22 एंड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2 आयरन बॉक्सेस रखे हुए हैं आपके पास, एक ये है और एक ये है। आपको ये बताना है कि किसमें ज़्यादा रस्ट लगने के चांसेस हैं, जंग लगने के या करोजन होने के चांसेस किसमें ज़्यादा हैं। देखो, अगर ये वाला बॉक्स देखें तो इसमें कितना एरिया है जो ऑक्सीजन से एक्सपोज है? एक ये वाला सरफेस ऊपर की तरफ और ये साइड की 2 वॉल्स, इतना ही पोर्शन एक्सपोज है। जबकि हम अगर ये वाला देखें, वाई वाला अपना, तो इसमें बॉक्स ऐसे रखा है, यहाँ का पूरा सरफेस, दूसरी साइड का पूरा सरफेस, टॉप का सरफेस। एरिया किसका ज़्यादा है? जब आप देख रहे हैं तो आपको एरिया दिख रहा होगा। अगर आप अपनी कॉपी को लें या अपनी बुक को लें और उसके बाद में एरिया कंपेयर करें तो आप क्या देखेंगे? ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इधर का भी, ये भी और ये भी, क्योंकि सरफेस से तो केवल नीचे का बेस लगा हुआ है, बाकी सब कुछ क्या है? पूरी तरह एक्सपोज है एयर में। तो इस पे ज़्यादा ऑक्सीजन अटैक कर सकता है, और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा अटैक करेगा उस पर जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर y होगा, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज है इन एयर। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज मोर एरिया इज एक्सपोज्ड टू एयर या ऑक्सीजन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? y। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस से ही भरे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? खाने की चीज़ के बारे में इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? जहाँ भी हम खाने के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे खाने पे ऑक्सीजन क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, और अटैक करके क्या कॉज करेगा? रैंसिडिटी कॉज करेगा। क्या कर सकता है वहाँ पे? रैंसिडिटी कॉज कर सकता है, यानी हमारे खाने को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसके लिए कंपनी वाले क्या करते हैं? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और उसके बाद उसे एयर टाइट पैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट हो जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन अटैक ही नहीं कर पाती और हमारा चिप्स एक लंबे समय तक खराब नहीं होता। उसमें क्या होता है? रैंसिडिटी नहीं आती है। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? वाई डू गोल्ड एंड प्लैटिनम नॉट करोड इन मॉइस्ट एयर। आपने बोला कि मॉइस्चर जब रहता है एयर में तो आयरन खराब हो जाता है, सिल्वर खराब हो जाता है, लेकिन गोल्ड क्यों नहीं खराब होता? लेडीज़ गोल्ड की ईयरिंग्स पहन के घूमती हैं, रिंग्स पहन के घूमती हैं, वो तो कभी डल नहीं दिखता या उस पर कभी टार्निशिंग नहीं दिखती, ब्लैक नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्ट करते ही नहीं है। तुम कितना भी पानी ले आओ, एयर ले आओ, मॉइस्चर ले आओ, यही रिएक्ट नहीं करते। तो गोल्ड और प्लैटिनम कैसे हैं? लीस्ट रिएक्टिव या कह लो नॉन रिएक्टिव मेटल्स, या फिर इनर्ट मेटल्स, कुछ भी टर्म यूज कर लो। इनकी रिएक्टिविटी 0 के बराबर होती है, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन ही नहीं करते। तुम ऑक्सीजन ला के रख दो, पानी ला के रख दो, एयर ला के रख दो, जब ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? नॉन रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो दोनों के जवाब मिल गए। पहला सवाल क्या था कि पोटैटो चिप्स के पैकेट में एयर क्यों भरी होती है? नाइट्रोजन, ताकि उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर मिल सके और वहाँ ऑक्सीजन अटैक ना करे, रैंसिडिटी कॉज ना करे। और दूसरा सवाल क्या था कि गोल्ड और प्लैटिनम में कोरोजन क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई एयर और ऑक्सीजन तो अपना काम करने आए थे, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम ने रिएक्ट ही नहीं किया उनके साथ, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए, एमसीक्यूज कवर कर लिए और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन की तरफ, जिनका आंसर आप वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। जितना आप सिंगल लाइन में वेरी शॉर्ट का आंसर लिखते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होगा आपका शॉर्ट आंसर का। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। अ रिएक्शन इन विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर क्या हो? गर्म हो जाए। कौन सी रिएक्शन बता सकते हैं इसमें हम? मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। मीथेन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा दो, या किसी भी कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, तो यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म, यानी कि एक प्रेसिपिटेट बन रहा हो। वैसे तो प्रेसिपिटेट की एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो एक एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? वही जो हमने पढ़ा था, क्योंकि हम कुछ भी अलग से याद क्यों करें जब हम एक एग्जाम्पल को बहुत देर से ऑलरेडी कैरी कर चुके हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे क्या बनेगा? लेड आयोडाइड हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। इसके अलावा अगर NaCl की रिएक्शन बेरियम सल्फेट से करा दें तो भी क्या होगा? सोडियम सल्फेट बनेगा और बेरियम क्लोराइड बनेगा। ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। बेटर क्या है कि हम इसी एक रिएक्शन को याद रखें। जब हमने प्रेसिपिटेशन के लिए एक रिएक्शन पढ़ी है तो हम उसी रिएक्शन को लेके चलेंगे, हम कुछ भी नया याद करके अपना कन्फ्यूज़न नहीं बढ़ाएंगे।
तो प्रेसिपिटेशन के लिए हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली रिएक्शन ही याद रखेंगे और क्वेश्चन में हम उसी रिएक्शन को मेंशन करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस व्हेन, 2014 का क्वेश्चन है। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम क्या है, वाटर ही तो है स्टीम, तो आयरन की रिएक्शन किससे करा दो, स्टीम से करा दो। वाटर किसके फॉर्म में है, वेपर्स के फॉर्म में, वेपर स्टीम एक ही बात होती है। रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करा दो, HCl से करा दो, कैसा है, डाइल्यूट है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन। तीसरी रिएक्शन क्या है, कॉपर इज हीटेड इन एयर, और ये रही एयर और हमने क्या कर दिया इसे हीट, कॉपर को एयर के साथ में हीट कर दिया, क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गई तीनों रिएक्शंस। आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ करेंगे फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे MgCl2, और जब कॉपर को एयर में हीट करेंगे तो CuO। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए, हमारे रिएक्शन की इक्वेशंस हो गई। CBSE 2014 का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टीना फाइंड्स अ पेपर, टीना को एक पेपर मिला, कवर्ड विद अ वाइट सब्सटेंस इन केमिस्ट्री लैब। वो पेपर किससे कवर था, किसी वाइट सब्सटेंस से। शी कीप्स द पेपर नियर द विंडो एंड कम्स बैक टू पिक अप आफ्टर 5 hours टू टेक इट होम। उसने उस पेपर को खिड़की के पास रख दिया और 5 घंटे बाद उस पेपर को लेने आई। ठीक है, शी नोटिस दैट वाइट सब्सटेंस हैड टर्न्ड ग्रे। उसने क्या देखा, 5 घंटे बाद कि जो सफ़ेद परत थी, जो सफ़ेद लेयर थी, वो ग्रे बन चुकी है। अब आते हैं तुम्हारे सवाल। What could be the most likely substance on the paper that Tina found? क्या हो सकता है वो वाइट सब्सटेंस जो टीना को मिला था। वाइट से ग्रे होना, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान लगाओ। हमने कहाँ पढ़ा है कि जहाँ पे वाइट चीज़ हो और एयर के कांटेक्ट में आके ग्रे हो जाए, क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, सिल्वर सॉल्ट होने की। सिल्वर क्लोराइड हो सकता है या सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, सब्सटेंस चेंज्ड फ्रॉम वाइट टू ग्रे। सब्सटेंस वाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो गया, तो क्या इक्वेशन बन सकती है कि AgCl रहा होगा या AgBr रहा होगा और उसने क्या बना लिया होगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। सिल्वर, क्रूड सिल्वर कैसा, ग्रे कलर का, तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में ब्रेक हो गया होगा। ये सेकेंड पार्ट का आंसर। अब स्टेट वन एप्लीकेशन इज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब ये जो एप्लीकेशन तुमने देखी, इसकी ये जो तुमने रिएक्शन देखी, इसका कोई यूज़ है तुम्हारी डेली लाइफ में, तो इसका बिल्कुल यूज़ है। क्या यूज़ है, फोटोग्राफी जो होती है ना, जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं कैमरा रोल्स, वहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो हमारी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। तो इसकी एक एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन है फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है, तीनों सवालों के जवाब मिल गए। पहला सवाल क्या था कि जो वाइट कंपोनेंट टीना ने देखा वो क्या हो सकता है वो किसी सिल्वर का सॉल्ट रहा हो, क्योंकि तभी वो सिल्वर एयर के कांटेक्ट में आके ग्रे हो गया। कैसे ग्रे हुआ, उसकी रिएक्शन बताओ। तो उसकी रिएक्शन क्या हो सकती है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड रहा होगा, लाइट के प्रेजेंस में आके सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज कर गया होगा। ठीक है, अब तुम हमें ये बताओ कि जो वाइट कंपोनेंट था ऊपर, उसका कुछ यूज़ है डेली लाइफ में, तो उसका यूज़ क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट्स में उसका इस्तेमाल डेली लाइफ में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज भी खत्म हो गई है। हमने क्या क्या कवर कर लिए, MCQs कवर कर लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन की। तो ये हमारा क्या है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड बैलेंस देम। इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस करना है। स्टार्ट करते हैं। जिंक कार्बोनेट,
पहली इक्वेशन क्या है हमारी, जिंक कार्बोनेट, क्या मिल रहा है उससे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस है, ध्यान से देखो क्या इक्वेशन बैलेंस है, जिंक कार्बोनेट से बना जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, उससे क्या मिला, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, तो ये बैलेंस नहीं है। सबसे पहले आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। यहाँ पे ब्रोमीन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। अब आयोडीन और ब्रोमीन तो बैलेंस कर लिए। अब पोटेशियम देखते हैं, यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ भी 2 पोटेशियम है, यहाँ पे बेरियम 1 है और यहाँ भी बेरियम 1 है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव यू अमोनिया। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है N2 प्लस H2 हाइड्रोजन, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब तक तो हम 1 2 में बैलेंस कर लेते थे, अब क्या करें, 2 और 3 के लिए कोई कॉमन नंबर ढूंढो जो 2 की टेबल में भी आ जाए और 3 की टेबल में भी आ जाए। कौन सा नंबर है वो, 6। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब कितने हाइड्रोजन बन गए, 6 हाइड्रोजन। तो अब 6 बनाने के लिए इस 2 को क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब नाइट्रोजन देखो, 2 नाइट्रोजन यहाँ है और 2 नाइट्रोजन यहाँ है, तो थर्ड इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो ये तीनों इक्वेशंस बैलेंस हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और लगा हुआ है, What happens when electricity is passed through acidified water। आपके पास वाटर है और उसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ा था जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या था इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, कि कोई भी एलिमेंट्स अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो कैथोड और एनोड की बात अपने आप आ जाती है। हम क्या देखते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं एक कैथोड रहा होगा, एक एनोड रहा होगा। कौन जाएगा कैथोड पे और कौन जाएगा एनोड पे, तो यहाँ क्या होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि दोनों कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। वाटर की बात है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन किस पे जाएगा, कैथोड पे, और ये ऑक्सीजन वोवेल AEIOU, ऑक्सीजन किस पे जाएगा, एनोड पे। तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे। ये था आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या इन्वॉल्व था, 3 इक्वेशंस दी हुई थी वर्ड फॉर्म में, जिसे हमें केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना था। साथ में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए वाटर से तो क्या होगा। तो हमने देखा क्या होगा, वाटर स्प्लिट कर जाएगा अपने कंपोनेंट्स में, यानी कि हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एनोड पे। हमने क्या क्या कवर कर लिया, MCQs, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम आ गए असर्शन और रीजन पे। असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ट्रिकी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि रीज़न ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले, इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी असर्शन का स्टेटमेंट तो सही है। रीजन क्या लिखा है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक। ऑब्वियसली अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा ना। कौन है यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर A। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेचुरल गैस की बर्निंग क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मीथेन गैस कंबाइंस, मीथेन CH4 कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात तो सही है कि मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर बनाती है। लेकिन जब नेचुरल गैस हम बर्न करते हैं तो क्या वो एंडोथर्मिक है? हम तो एनर्जी लेने के लिए नेचुरल गैस बर्न करते हैं, तो वो कैसी रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा असर्शन का स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बिल्कुल सही। सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन लाइट। भाई सिल्वर सॉल्ट यूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। जिंक की रिएक्शन किससे हो रही है? सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है, और क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन को क्या किया? जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। तो असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएं तो जिंक ऑक्साइड बनता है। ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे से कहीं रिलेट कर रही हैं? नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन से कहीं भी लिंक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफी एंड एक्सरे फिल्म, करेक्ट। AgBr is photosensitive and changes to silver and bromine in presence of sunlight and undergoes decomposition reaction. सिल्वर ब्रोमाइड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है, और रीजन ही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas and it is a displacement reaction. zinc sulfuric acid के साथ रिएक्शन करके zinc sulfate बनाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा। दोनों ही बातें करेक्ट है, लेकिन दोनों ही इंटर रिलेटेड नहीं है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं आंसर नंबर बी। आगे देखते हैं। असर्शन रीजन का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? एक नया कॉन्सेप्ट है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है? आपको एक थ्योरी दी होगी, एक कॉन्सेप्ट दिया होगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक केस है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसके बारे में बात की गई है? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दैट रिडॉक्स इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो। अगर हम किसी एप्पल को कट करें तो वो रेड ब्राउन क्यों होता है? कि उसमें प्रेजेंट फेरस आयन जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होता है। नॉन मेटल्स कैसे हैं? एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल कंबशन का दिया हुआ है कि अगर हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो वो भी हमारी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। साथ में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है रिडक्शन के बारे में कि रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साथ में बात की गई है रिड्यूसिंग एजेंट्स की,
और रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ किस में होता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन में। ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस केस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अबव इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन है, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। ज़रा देखो, Fe2O3 से क्या बन गया, Fe, यानी ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस, और जो खुद रिड्यूस हुआ है उसने दूसरे को क्या किया होगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे Fe2O3 क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा मेंबर कौन है, CO। CO के पास एक ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट बनने के बाद एक ऑक्सीजन और मिल गया उसे, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया उसका, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है उसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया होगा। तो CO क्या हो गया तुम्हारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेम द सब्सटेंस विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। अब तुम्हें यहाँ बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। देखो ध्यान से, ये जो क्लोरीन है इसके पास H लग गया, H का जुड़ना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा उसका रिडक्शन हो गया, और जिसमें से हाइड्रोजन हट गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज मैग्नीशियम एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड H+ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नीशियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। मैग्नीशियम हैज डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि H+ ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, H+ has donated its electron and is being oxidized, therefore acting as a reducing agent। जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन ऑक्सीडाइज हुआ, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। यह है सेकेंड केस, केस का सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। क्या होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करता है अपने कंपोनेंट्स में, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात हुई है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट यूज़ होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें करंट यूज़ होता है, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट यूज़ होती है। अब आपको एक एग्जाम्पल लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग N एज कोफिशिएंट एंड A एज प्रोडक्ट, व्हाट इज Na इन द गिवन रिएक्शन। देखो ध्यान से, लेड भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, बचा क्या, नाइट्रेट बचा ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A की जगह पे हमें NO2 मिलेगा। NO2 ही तो बचा, N का कंपोनेंट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, NO2। तो यहाँ पे A क्या है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड, अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। खाने में हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कई सारी चीज़ें खाते हैं, फैट्स। अमीनो एसिड किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटीन। इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी है, एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं, कभी हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन AgCl इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अगर AgCl को लाइट में रखेंगे तो AgCl क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा। कैसे डिकम्पोज करेगा, सिल्वर और क्लोरीन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर? कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलता है और ऑक्सीजन हमें एनोड पे मिलता है। ये हुआ हमारा केस बेस्ड सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे केस बेस्ड का ये थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें पैसेज क्या बात कर रहा है? ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कोरोजन की, साथ में बात की गई है रैंसिडिटी की। उसके अलावा क्या बताया गया है? आयरन के आर्टिकल्स नए होते हैं, अगर हम कुछ समय तक उन्हें एयर में छोड़ दें तो धीरे धीरे वो ब्राउन होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, उन पे जंग लग जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। और हमारा खाना, ऑयल या फैट एयर में बहुत समय तक रहता है तो वो भी खराब हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो हमने ये बात पहले ही कर ली थी कि ऑक्सीडेशन अगर मेटल पे होगा तो कोरोजन, आयरन पे होगा तो रस्टिंग, और जब खाने पे होगा तो रैंसिडिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए। पहला क्वेश्चन, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रैंसिडिटी कैसे रोकी जा सकती है? ऑप्शन ए, खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो। ऑक्सीडेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन को रोक देगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, पैकेजिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन में हम पोटैटो चिप्स के पैकेट क्यों पैक करते थे? ताकि इनर्ट एटमॉस्फेयर मिले और ऑक्सीडेशन ना हो। तो दोनों ही बातें सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से कंबाइन कर दो, P2O5 मिल रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन से अगर कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, उसमें ऑक्सीजन लग रहा है, तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए करेक्ट आंसर। अ साइंस टीचर रोट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैंसिडिटी, और इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। When fat and oil are reduced, they become oxidized. Sorry, they become rancid. Rancidity रिडक्शन से होती है या ऑक्सीडेशन से? ऑक्सीडेशन से होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, इन चिप्स पैकेट रैंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय ऑक्सीजन। अगर चिप्स के पैकेट में हम ऑक्सीजन भर दें तो रैंसिडिटी नहीं होगी, रैंसिडिटी होती ही ऑक्सीजन की वजह से है। तो ये वाला बात भी गलत है। तीसरी बात क्या है? रैंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें तो हम रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो ये तीसरी ही बात केवल उस साइंस टीचर की सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहाँ पे रस्टिंग के बारे में दो बातें लिखी हैं और बताना है हमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। Rusting is a redox reaction and reaction occurs as iron plus oxygen gives ferric ion। देखो Fe पे जब 2+ चार्ज होते हैं तो उसे बोलते हैं फेरस, और जब 3+ चार्ज होते हैं तो उसे बोलते हैं फेरिक। तो ये क्या है हमारा? फेरिक आयन है। दूसरी बात, मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरस एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू O2-। अब देखो यहीं पे तुम्हें दिख रहा है कि दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट लिखी हुई हैं। एक में 3+ है, एक में 2+ है। तो 1 और 2 तो साथ में कभी भी सही हो ही नहीं सकती, या तो 1 सही होगी या तो 2 सही होगी। रस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था जब हम MCQ डिस्कस कर रहे थे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक का मतलब 3+। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे क्वेश्चंस थे हमारे? केस बेस्ड क्वेश्चंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट और स्लो डाउन रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को रोकने के लिए हम इसमें से क्या कर सकते हैं? फूड शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। बिल्कुल, एयर टाइट डब्बे में अपने खाने को रख दो तो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। फूड शुड बी रेफ्रिजरेटेड, ये भी कर सकते हैं। फूड मटीरियल्स एंड कुकड फूड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ये भी कर सकते हैं।
तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये थे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम लास्ट जोन पे आ गए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशंस देखेंगे। सबसे पहले, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर हम आयरन डाल दें तो क्या बन जाएगा? FeSO4, और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? ग्रीन। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर बैलेंसिंग करनी है। हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन और मिला के क्या बना? अमोनिया बन गया। बैलेंस कर दो, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 लगा दो, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S burns in air to give water and sulfur dioxide. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सल्फर सल्फर एक ही है, हाइड्रोजन भी 2 ही है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? 3 है और यहाँ पे 2 है। 3 2 जा 6 और यहाँ पे कर ले 3 2 5, 4 ऑक्सीजन कर देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस एयर गिव्स यू वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। 1 बाय 1 बैलेंस करेंगे। सल्फर सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, यहाँ भी 2 लगा देंगे। सल्फर यहाँ पे कितने हो गए? 2। अब फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ? डिसबैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? 4 2 6 ऑक्सीजन है, तो इसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कर देंगे। अब देखो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 यानी कि 6 ऑक्सीजन। दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो गई। तीसरी, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट to give aluminum chloride plus barium sulfate. इसे भी हमें बैलेंस करना है। क्या करेंगे? बेरियम एक है, यहाँ भी एक बेरियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुए? 6 क्लोरीन हो गए, तो उसके लिए यहाँ पे इसे हम 6 क्लोरीन कर देंगे। अब 3 बेरियम हो गए, तो यहाँ भी 3 बेरियम कर दो। 3 सल्फेट हो गए और यहाँ पे ऑलरेडी 3 सल्फेट है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लास्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर K प्लस वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस H2। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। एक ऑक्सीजन है दोनों तरफ, एक पोटेशियम है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 हैं। क्या करेंगे हम? 5 हाइड्रोजन हो गए, K प्लस H2O, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 + 1 5, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और 2 के लगाएंगे तो यहाँ पर भी हम 2 पोटेशियम लगा देंगे। अब हमारे पास क्या होंगी? इक्वेशंस हमारी बैलेंस हो जाएंगी। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें केवल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पूछा गया है। Why are decomposition reactions called opposite of chemical reactions?
ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों कहते हैं? देखो, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीजें मिली और एक प्रोडक्ट बना। अब जरा डिकम्पोजिशन करा दो इसी का, तो क्या होगा? CaCO3 पे हीट डालोगे तो क्या बन जाएगा? वापस तुम्हें रिएक्टेंट मिल जाएंगे। तो ये एक डायरेक्शन और ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम यही एग्जाम्पल केवल लिख दें और एक्सप्लेन कर दें तो क्या होगा? हमारा ये आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में दो कंस्टिट्यूएंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं और डिकम्पोजिशन में वही प्रोडक्ट स्प्लिट हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में। तो ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक ही एलिमेंट केवल डिस्प्लेस होगा, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होंगे? दो एलिमेंट्स एक साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्या होगा? Na भी डिस्प्लेस हो जाएगा और सिल्वर भी डिस्प्लेस हो जाएगा, या Na2SO4। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, एक ही एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसी रिएक्शन है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जरा वाटर लिख दो, H2O, यहाँ पे क्या मिल रहा है? H2 प्लस O2। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। क्यों? अब अभी भी नहीं बैलेंस है। हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या निकल के आया? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना? 2:1। अब जरा अपना ऑप्शन देखो, रेशियो किसका पूछा है? मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या रेशियो? 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे कलर का क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड ग्रे में क्यों टर्न हो जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर बन जाता है डिकम्पोजिशन की वजह से, सही है। सब्लिमेशन, क्या यहाँ पे सब्लिमेशन रिएक्शन होती है? सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, तो सब्लिमेशन यहाँ पे नहीं होता। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन तो होता है लेकिन ग्रे कलर क्लोरीन की वजह से नहीं आता। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन भी नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, यानी कि ऑप्शन आपका ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। इन सारी रिएक्शंस में हमें रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं। NH3 इसके पास हाइड्रोजन था और NO में कन्वर्ट हो गया, यानी ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, तो यही हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट H2O, इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन इसका ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन किसको मिल गया? फ्लोरीन को, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा? फ्लोरीन। Fe2O3, इसके पास ऑक्सीजन था और ये खुद क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है, तो यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? CO। एक ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन की स्टेट में पहुंच गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो दूसरे को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे क्या होगा? H2 और O2, O2 क्या होगा हमारा? यहाँ पे रिड्यूस हुआ है खुद, तो ये कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हाइड्रोजन है। तो ये जितनी स्पीशीज सर्कल है ये क्या है? हमारी हर रिएक्शन की रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अभी रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढा, अब क्या ढूंढना है हमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे ढूंढेंगे? देखो, Pb3O4 से PbCl2, इसका ऑक्सीजन हट गया, खुद रिड्यूस हो गया, तो क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो किसने ऑक्सीडाइज किया होगा? ऑक्सीजन ने। कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन था इसके पास, ये रिड्यूस हो गया, तो इस किसकी तरह काम कर रहा है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वेनेडियम पेंटॉक्साइड रिड्यूस होके वेनेडियम बचा, तो ये भी कैसा काम कर रहा है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। फेरस खुद, आयरन यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? वाटर। कॉपर खुद रिड्यूस हो गया, तो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो क्या ढूंढना है हमें? जो खुद रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बस ढूंढ लो कि किसका खुद रिडक्शन हुआ है, वही क्या होगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट? फायर फ्लाइज समझते हो क्या होते हैं? जुगनू, रात में जुगनू चमकते हुए देखें, वो क्यों चमकते हैं, उनमें लाइट क्यों आती है? क्योंकि ये जो फायर फ्लाइज होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं, उनकी प्रोटीन में एक एंजाइम होता है, इनका जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या एंजाइम भी मत कहो, इनकी जो विंग्स में प्रोटीन होता है वो रिएक्ट करता है, उनका जो प्रोटीन होता है वो एटमॉस्फेयर में आकर नाइट के टाइम पे रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से उनमें एक ग्लो होता है। तो फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट ड्यू टू अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन देयर विंग्स। उनकी विंग्स में एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जुगनू रात में चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? अभी भी जवाब चाहिए। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखते हैं? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज कर जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, तो ये डिकम्पोज ना करे इसलिए इसे हम लाइट से दूर रखेंगे। और लाइट से दूर कैसे रखेंगे? डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जिंक लिबरेटेड हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जिंक की रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन अगर हम कॉपर की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्या हुआ है यहाँ पे? H को सब्स्टिट्यूट किया जिंक ने, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन H, जबकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन H। ये क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा, जो कम रिएक्टिव हो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए साथ में। अब आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर आपका कितना प्रिपेयर था और कितना नहीं प्रिपेयर था, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन थे। थैंक यू।